हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है सीट नंबर 7 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। ये जो है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो CTET 2026 में देने वाले हैं, फरवरी 2026 में देने वाले हैं। फरवरी 2026 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इसको जो है PYQ करवा रहे हैं, ठीक है। 2011 से लेकर के 2025 तक का PYQ करवाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जो है कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से इसमें जो है CDP पहले करवाएंगे तो CDP में अगर 30 में से 25 यानी 30 में से कम 25 क्वेश्चन तो ज़रूर टकराएंगे, ठीक है। अगर PYQ लगा लेते हैं तो 25 से 26 क्वेश्चन PYQ से बन जाता है, आ जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है सेट 7 करेंगे। और कब कब पूछा गया ये? फरवरी 22 फरवरी 2015 का है, ठीक है। CDP सबसे पहले CDP पढ़ेंगे। CDP के बाद जो है SST भी होगा। CDP में कितना 30 क्वेश्चन रहता है। अगर ये PYQ लगा करके जाते हैं तो आपको 25 से 26 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, यानी बन जाएंगे, आपसे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, CDP का पहला क्वेश्चन है। पहला में दिया गया है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको जो है इसमें से जो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। पहला में बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, यानी सॉरी, उसमें सोचना है कि वो किस तरह के विश्लेषण करते हैं, ठीक है, उसको देखना है। सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा है बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और तीसरा में है बच्चों की अध्ययन रुचि में नहीं है, वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। और चौथा है बच्चे को कभी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, ठीक है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा परीक्षणों में का अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। किस विश्वास की तरफ ले जाती है? पहले है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। और तीसरा है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और चौथा है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो दूसरा नंबर ये तो नहीं होगा, ठीक है। असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। किस विश्वास की तरफ ले जाती है, इसमें से ढूंढना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा में दिया गया है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, ठीक है, यानी इंटरनल जो है मोटिवेटेड है। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? पहला है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करेगी, ठीक है। दूसरा में है इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों का योजना बनाने जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। और तीसरा में अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से
और चौथा में वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। इसके बाद 44 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला में प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। सही है, प्रश्न क्या करते हैं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। दूसरा है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। नहीं, ये तो गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते। ठीक है। तीसरा में है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। और चौथा में बच्चों को अपने भाग यानी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न के द्वारा जो है प्रश्न करने के साथ साथ वो सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और संकलनात्मक अस्पष्ट को की जो है दिशा बढ़ते हैं। ठीक है। 5वां में दिया गया है 5 में है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धता। ठीक है। दूसरा में धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। और तीसरा में अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और चौथा में एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ये जो है अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों का पलटकर जाने में कठिनाई। 6वां में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। पहला, विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा में जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। और तीसरा में जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों द्वारा आकलित किया जाता है। और चौथा में जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेवात्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत है क्या है। पहला है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग को सीमा निर्धारित करना। दूसरा है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा में बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा में बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। इसके बाद 8वां में एक वैज्ञानिक और जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा है उपयुक्त पुरस्कार दिए गए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, यानी पुरस्कार देने पर क्या करते हैं वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। या तीसरा में समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए
और चौथा में अनुकूलन की प्रक्रिया। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो है अनुकूलन के प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं, यानी एडाप्टेशन, यानी जिस माहौल में उसको डालेंगे उसी तरह से हो जाएगा। 9 में दिया गया है कि जीन पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सकारात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? पहला में परिकल्पित निगमनात्मक तर्कता की योग्यता, दूसरा में उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, और तीसरा में व्यक्तिगत कल्पित तथा चौथा में विचार की अनुक्रियात्मक अनुकर्मण्यता, यानी पलट सके। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, विचार की अनुकर्मण्यता। 10 में दिया गया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? पहला में मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की, दूसरा है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, और तीसरा है घुलने मिलने तथा समायोजना की, और चौथा में एक समाज की संस्कृति को अवलोकना करना सीखने की। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। 11 में दिया गया है अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों के अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? पहला, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। ये गलत, निगेटिव इसमें ढूंढना है। ठीक है, दूसरा में अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा में मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, और चौथा में लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान का प्रयोग करते हैं। ये विभेदीकरण नहीं है, बाद बाकी जो है ये सब क्या है, विभेदीकरण है। ठीक है, ये सब विभेदीकरण, एक दूसरे के बीच विभेद करते हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन में अलग करेगा, वो भी विभेदीकरण है। और लड़कियों को गणित विषय पढ़ने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाता, ये भी विभेदीकरण है। इसके बाद 12 में दिया गया है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला, अन्य बच्चों को वंचित से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने की उनकी सहायता करने के लिए कहना, और दूसरा में वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों तथा अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा ताकि वे उनका पालन कर सकें। ठीक है, तीसरा में विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िवादिता झलकती हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। 13 में दिया गया है, 13 में है जो एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में, यानी बहुत सारे सांस्कृतिक के कक्ष है। ठीक है, एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। पहला है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, दूसरा अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और तीसरा अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, और चौथा में आकलन उपकरण का मानकीकरण करना। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चौदह में दिया गया है 14 में कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा में कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। और तीसरा में कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा में कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये आलोचना है। 15 में दिया गया है 15 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाचस्पति के द्वारा प्रभावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है? पहला, विकास अधिगम से स्वाधीन है। और दूसरा में अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है। और तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है। और चौथा में विकास अधिगम का समानार्थी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है। विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है। इसके बाद 16 में दिया गया है कि किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता करती है? पहला, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। और दूसरा में समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। और तीसरा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए यानी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना और उनको सहायता प्रदान करना। 17 में दिया गया है 17 में दिया गया है कि एक छात्र 17 में है एक छात्र एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुति बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है क्या है? पहला में विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। और चौथा है पर्यवेक्षण अधिकम सुनिश्चित कर रही है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 18 में दिया गया है एक शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। ठीक है, कौन सा? यानी टीचर सेंटर्ड। एक शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका को पहला है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक से अधिक अंकों के लिए मुकाबला करने के हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनके लिए आकलन करना। और तीसरा में वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा कर उसे प्रदर्शित करना और उस बच्चों को वैसा ही करने की दिशा निर्देश देना। और चौथा में इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने की प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 19 में दिया गया है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यताएं का विशिष्ट समूह उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है? पहला, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दूसरा में लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे इस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद 20
20 में दिया गया है कि गार्डन यानी हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। ठीक है। पहला संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक, भाषा विषयक। ठीक है। अध्यात्म बौद्ध को कौन सा जो है इसमें से योगदान देगा? ये तो संगीतमय तो नहीं, संगीतमय से क्या हो जाता है, सिंगर बनता है। ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो आध्यात्मिक होगा। ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ये अंतर्वैयक्तिक जो रहेगा वो क्या बनेगा? अध्यात्म बोध। ठीक है। अध्यात्म बोध, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। इसके बाद 21 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से घटित होती है। दूसरा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। और तीसरा, अनुमान विकास का एकमात्र से निर्धारक है। और चौथा, विकास प्रबलन तथा दंड के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 22 में दिया गया है कि वात्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा में ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। और तीसरा, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना। और चौथा में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 23 में दिया गया है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? पहला, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढल जाता है। दूसरा, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। और तीसरा में एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। ये तो नहीं होगा। ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और देखते हैं आगे, एक और ऑप्शन बचा है। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि वंशानुगत तथा परिवेश, ये सही हो जाएगा। वंशानुगत होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है। परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। 24 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आप किससे सहमत है, यानी निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? पहला, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और दूसरा, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। और तीसरा, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाए। ये तो नहीं होगा। और चौथा में, अधिगम के केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में संतुष्ट होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तभी होगा जब ये व्यवहार के रूप में जो है सुस्पष्ट होगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। और तीसरा है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और चौथा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की आवश्यकता करना लागत प्रभावी नहीं है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। 26 में दिया गया कि एक उच्च प्राथमिक
विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। पहला, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। दूसरा है शिक्षण अधिगम में आकलन को भूमिका को नकारना। और तीसरा है विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निरर्थक होंगे। और चौथा, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, योजना बनाएगा। ठीक है, वो सोचेगा। इसके बाद 27 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला में केवल यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करता है। और तीसरा, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और चौथा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 28 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि पहला है विद्यार्थियों को गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, और दूसरा में विद्यार्थियों को कार्यविधि के ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वह संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। 29 में दिया गया है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत है। पहला, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त औद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर पा रही है। दूसरा, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी है। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है एक बच्चे की असफलता के लिए घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। ये भी नहीं होगा। और चौथा में एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 30 में दिया गया है कि एक बच्चे को सहारा देने के मात्र एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला, अध्यापिका की मनोदशा। दूसरा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता। और तीसरा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। और चौथा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए क्लास को ही फिर इन कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।